सवाल यह उठ गया है कि अब क्या करेगी ईडी। ईडी ने 9वीं बार जो पत्र भेजा, जिसको सम्मन बताया, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांगा कि 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच आप समय दीजिए, आपसे पूछताछ करना अनिवार्य है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो जवाब भेजा, 24 शब्दों में लिखा गया जवाब बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जवाब भेजा कि उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, व्यस्तताएं हैं बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री की, इसलिए वो 27 से 31 तारीख के बीच समय नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री के इस जवाब के बाद जो सूचनाएं छन कर सामने आ रही हैं कि ईडी ने एक और पत्र सीएम को लिख दिया है और उनसे 29 से 31 जनवरी के लिए पूछताछ के लिए समय देने के लिए कहा गया है। और जो माना जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि काफी सख्त लहजे में पत्र लिखा गया है। 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में पूछताछ अनिवार्य बता रही है। ईडी कह रही है कि समय देना होगा। व्यस्तता का हवाला देते हुए सीएम ने समय मांगा था। सीएम ने कहा था कि 27 से 31 तक समय नहीं दे सकते, जिसके बाद ईडी ने एक बार फिर सीएम को पत्र लिख दिया है और सीएम को कहा है कि 29 से 31 जनवरी के बीच समय दें, पूछताछ करना जरूरी है। आपको बता दें कि मामला जमीन घोटाले से संबंधित बताया जा रहा है। कई तरह के मामलों की ईडी इस वक्त जांच कर रही है। ईडी के दायरे में जहां एक तरफ अवैध खनन घोटाला है, वहीं दूसरी तरफ जमीन घोटाला है। शराब घोटाले पर भी आंच है। कोल घोटाले पर भी अब ईडी की नजर पड़ गई है। इजहार अंसारी को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है और अभी पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह से 25 तारीख को पूछताछ की गई है। सुमन कुमार सिंह के यहां से 17.5 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सुमन कुमार सिंह से पूछताछ के बाद जो सूचनाएं ईडी के सोर्सेस से मिल रही है, ईडी ने पत्र लिखा है सीएम को। 29 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय देने को कहा गया है। अब क्या होगा ईडी का अगला कदम, यह एक बड़ा सवाल है। ईडी का अगला कदम अब क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ गया है। झारखंड के गलियारों में ईडी की चहलकदमी तेज हो गई है। ईडी की क्या कहे तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की चहलकदमी काफी तेज हो गई है। एक तरफ इनकम टैक्स धनबाद में अनिल गोयल और दीपक पोद्दार जैसे बड़े नामों पर शिकंजा कस रहा है, वहां पर छापामारी की गई है। क्या बरामदगी अभी तक ऑफिशियल रिलीज जारी नहीं किया गया है। जानकारियां मिल रही है कि इन्वेस्टमेंट के बड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं और वहां पर सीएम पीडीआई की टीम को भी बुलाई गई थी। दूसरी तरफ ईडी लगातार झारखंड में कार्रवाई कर रही है। ईडी ने साहेबगंज से अवैध खनन के मामले को उठाया और अवैध खनन से लेकर जमीन घोटाले और अब शराब घोटाले और उसके बाद कोल घोटाले में भी, कहीं ना कहीं कोयला घोटाले में भी ईडी की दबिश पड़ गई है। जो हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया इजहार अंसारी, उससे पूछताछ की गई और उससे पूछताछ के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में ईडी ने मुख्यमंत्री को 9वीं बार पत्र लिखा, पत्र को सम्मन बताया। सम्मन लिख देते हुए कहा कि 27 से 31 जनवरी के बीच आप समय दें, आपका समय अनिवार्य है। लेकिन सीएम की व्यस्तता को देखते हुए सीएम ने जवाब दिया कि कई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, जिसके कारण 27 से 31 के बीच सीएम जवाब नहीं दे सकते। इसके बाद जानकारियां मिल रही हैं, कल 26 जनवरी थी, लेकिन जो जानकारियां हैं कि ईडी ने 10वीं बार पत्र लिख दिया है मुख्यमंत्री को और 29 से 31 जनवरी के बीच में पूछताछ को जरूरी बताया है, अनिवार्य बताया है और कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए सीएम को कहा गया है। क्या पूरा मामला है, देखिए ये रिपोर्ट। इकतीस जनवरी तक ईडी करना चाहती है सीएम से पूछताछ, लेकिन सीएम के पास समय नहीं। अब क्या करेगी ईडी? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी तक ईडी ऑफिस जाने में असमर्थता जता दी है। सूत्रों की माने तो ईडी को भेजे सील बंद लिफाफे में सीएम ने कहा है कि 31 जनवरी तक उनके पास समय नहीं है, ऐसे में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो सकते। जबकि ईडी ने 22 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन को 9वां समन भेजा था और 27 से 31 जनवरी के बीच
ईडी की जांच की टीम के सामने पेश होने को कहा था। ऐसे में अब ईडी का अगला कदम क्या होगा? क्या वो फिर से सीएम को समन जारी करेगी? आपको बता दें कि 20 जनवरी को ईडी की टीम ने करीब 7 घंटे मुख्यमंत्री से पूछताछ की थी। सीएम आवास में चले इस पूछताछ के दौरान जमीन घोटाले से जुड़े सवाल पूछे गए थे। हालांकि इस दौरान सीआरपीएफ के पहुंचने पर विवाद भी हुआ और टाउन सीओ की शिकायत पर गोंदा थाने में सीआरपीएफ पर केस दर्ज कराया गया। 22 जनवरी को ईडी ने भेजा था 9वां समन। 27 से 31 जनवरी तक पेश होने को कहा था। सीएम ने कहा 31 तक समय नहीं। 20 जनवरी को सीएम आवास में हुई थी पूछताछ। जमीन घोटाला मामले में 7 घंटे हुई थी पूछताछ। 7 समन तक सीएम सोरेन ने नहीं दिया था समय। पहला समन 14 अगस्त को होना था पेश। दूसरा समन 24 अगस्त को बुलाया। तीसरा समन 9 सितंबर को होना था पेश। चौथा समन 23 सितंबर को बुलाया। पांचवा समन 4 अक्टूबर को बुलाया। छठा समन 12 दिसंबर को पेश होने को कहा। 7वें समन पर तारीख, जगह और समय खुद तय करने को कहा था। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की टीम को बड़गाई अंचल के कर्मी के घर से सरकारी कागजात मिले थे। इसी को लेकर ईडी की टीम सीएम का बयान दर्ज कर रही है। 20 जनवरी को पूछताछ अधूरी रह गई थी। ऐसे में अब 31 जनवरी तक फिर से पेश होने को कहा था, लेकिन सीएम ने समय नहीं होने की बात कह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। यहां आपको एक बात बता दूं, आपने पूरी रिपोर्ट देखी। मुख्यमंत्री को 7 बार सम्मन किए गए, सीएम को 7 बार आधिकारिक तौर पर सम्मन किए गए। सीएम इस बीच में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट के रास्ते आने को कहा। सीएम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया कि चूंकि सम्मन भेजा जा चुका है इसलिए अपील नहीं ली जा सकती, अपील खारिज की गई है। उसके बाद सीएम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं अभी फिलहाल तक। 8वीं बार सीएम को पत्र लिखा गया। 8वीं बार के पत्र के बाद सीएम को यह कहा गया कि आप मिलने की तारीख दीजिए 16 से 20 जनवरी की। मुख्यमंत्री की स्वीकृति, मुख्यमंत्री की सहमति के बाद 20 जनवरी की तारीख दी गई ईडी को पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री आवास में। ईडी की टीम सीआरपीएफ के घेराबंदी में पहुंचती है, मुख्यमंत्री के आवास पर पूछताछ शुरू होती है और पूछताछ के 1 घंटे के अंदर अंदर सीआरपीएफ की करीब 10 गाड़ियां वहां पहुंचती हैं और जहां जहां जिला पुलिस की टीम थी उसके ठीक पीछे सीआरपीएफ की टुकड़ी अलग अलग जगह पर तैनात हो जाती है। सीआरपीएफ की टुकड़ी एक तरफ तैनात है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से पूछताछ के पहले से झामुमो के कार्यकर्ताओं की लंबी कतार मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन तक और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास से लेकर मछली घर तक कतार पूरी बैठी हुई थी। लोग जमा थे, मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री के मोरल सपोर्ट के लिए पहुंचे थे। निश्चित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, काफी चर्चित चेहरा है, बड़ा चेहरा है। कहीं ना कहीं लोगों का मोरल सपोर्ट, लोगों की संवेदनाएं सीएम के साथ जुड़ी हुई हैं और ईडी और सीएम के बीच चल रहे इस खेल को जनता भी देख रही है, जनता भी समझ रही है। जनता पहुंची मुख्यमंत्री के मोरल सपोर्ट के लिए, लेकिन इसी बीच जब सीआरपीएफ की टीम वहां पहुंचती है तो जिला प्रशासन के तरफ से पब्लिक डोमेन पर एक आदेश जारी आ जाता है कि मुख्यमंत्री की आवास से 500 मीटर की दूरी पर निषेधाज्ञा लागू किया जाता है। यहां आपको एक बार फिर बता दूं कि निषेधाज्ञा लागू तो होता है, लेकिन निषेधाज्ञा के मानकों को पूरा नहीं किया गया। निषेधाज्ञा के लिए लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, बैरिकेडिंग करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है ताकि कोई व्यक्ति, कोई निर्दोष इस मामले में फंस ना जाए। जो बड़ा मामला है, जो भारत का संविधान कहता है, जो भारत का कानून कहता है कि भले 100 दोषी छूट जाए लेकिन कोई एक निर्दोष किसी मामले में फंसना नहीं चाहिए। हुआ ये उसके बाद कि सीआरपीएफ की टीम चूंकि बिना जिला प्रशासन की अनुमति के आई थी, बिना जिला प्रशासन के बुलाए आई थी, सीआरपीएफ की टीम के खिलाफ केस किया गया, सीआरपीएफ पर केस किया गया। सीआरपीएफ पर 143 धारा 188 और 353 के तहत केस कर दिया गया। सीआरपीएफ में जो केस किया गया 353 धारा जो है वो सरकारी काम में बाधा पैदा करने की धारा है, गैर जमानती धारा है और पुलिस फोर्स पर
एक सुरक्षा बल पर इस तरह का एफआईआर अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान लगा गया, जिस पर महामहिम राज्यपाल ने भी साफ कह दिया कि यह गलत है और गलत हुआ है। यहां जो जानकारियां छन कर सामने आ रही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीआरपीएफ किसी भी मामले में डायरेक्ट इंटरवेन कर सकता है, किसी भी मामले में घुस सकता है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पीएमएलए की धाराओं के तहत बताया जा रहा है कि ईडी को भी शक्तियां प्राप्त हैं। ईडी भी अगर चाहे तो सीआरपीएफ को बुला सकती है, लेकिन एक चीज तय है कि सीआरपीएफ खुद से नहीं आएगा, उसे या तो जिला प्रशासन बुलाएगा, या तो ईडी बुलाएगी, या तो केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश जारी होंगे। उसके बावजूद सीआरपीएफ पर केस हो गया, ये एक सवालिया निशान लग गया। लेकिन इसके बाद जो 2 और एफआईआर हुए, उनमें एक एफआईआर झामुमो कार्यकर्ताओं के ऊपर हो गया और दूसरा एफआईआर भीम आर्मी पर हो गया। झामुमो कार्यकर्ता अपने सीएम को देखने के लिए आए थे और अहले सुबह से वहां पर बैठे हुए थे। अगर जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लगाई थी तो झामुमो कार्यकर्ताओं को कम से कम लाउड स्पीकर लेकर बोला जाना था, बताया जाना था कि यह निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र है। क्योंकि सीआरपीएफ की समस्या तो समझते हैं कि वो सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ आ गई है, केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य की एजेंसियों के बीच चल रहा है एक युद्ध के जैसी स्थिति बनती जा रही है। कहीं ना कहीं सीआरपीएफ पर केस समझ में आता है, लेकिन जब झामुमो कार्यकर्ताओं पर केस हो गया और झामुमो कार्यकर्ताओं से जब बात की न्यूज 11 भारत ने, तो उन्होंने कहा कि उन्हें निषेधाज्ञा की जानकारी ही नहीं है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण। सत्यव्रत, सीएम को एक बार फिर 10वीं बार पत्र लिखे जाने की सूचना है। मुख्यमंत्री ने 9वें सम्मन पर जवाब दिया था, बताया था कि 27 से 31 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री समय नहीं दे सकते हैं, उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर कई सारी व्यस्तताएं हैं। अभी फरवरी में झामुमो का स्थापना दिवस मनाया जाना है दुमका में, धनबाद में, और इस बीच ईडी ने जो जानकारियां छन करा रही है कि ईडी ने 10वीं बार मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है और मुख्यमंत्री को 29 से 31 जनवरी के बीच समय देने के लिए कहा, इसे बेहद अनिवार्य बताया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि मुख्यमंत्री को 9वां समन भेजा गया था और यह कहा गया था कि 20 जनवरी के दिन ईडी के अधिकारी जब मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब पूछताछ की थी, उस दौरान कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब ईडी को नहीं मिल सका है और एक बार फिर मुख्यमंत्री को 9वां समन भेजा गया। मुख्यमंत्री को कहा गया कि 27 तारीख से लेकर 31 जनवरी के बीच वह एक बार फिर समय निर्धारित करे, जगह निर्धारित करे कि ईडी के अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री से जमीन घोटाला मामले में दोबारा पूछताछ कहां करेंगे। तो फिलहाल एक बार फिर जब अब ईडी के समन के बाद जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भी समन जो है वो जवाब दिया गया समन का और कहा गया कि फिलहाल मुख्यमंत्री की व्यस्तता काफी ज्यादा है, उनके पास समय कम है, वैसे में वो अभी ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। और फिर एक बार ईडी ने जो है वो मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है जिसे आप 10वां समन के रूप में भी देख सकते हैं और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री को किसी हाल में जो है वो ईडी के अधिकारियों के सवाल का जवाब दोबारा जो है वो देना होगा। और फिलहाल इस बार जो पत्र भेजा गया है, सूत्रों की माने अभिषेक, तो ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई मोहलत या फिर कोई समय देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसका एक जो सबसे बड़ा कारण है अभिषेक कि सबसे पहले जमीन घोटाला मामले में ईडी ने जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा था और कहा था कि 14 अगस्त यानी कि बीते 2024 के 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो ईडी कार्यालय पहुंचे, जमीन घोटाला मामले से संबंधित जो जानकारी ईडी के अधिकारी चाहते हैं उसके सवाल का जवाब जो है वो मुख्यमंत्री दें। लेकिन आप समझिए कि बीते साल 14 अगस्त से लेकर लगातार समन पर समन भेजे जा रहे थे, मुख्यमंत्री के तरफ से भी लगातार सभी समन का जवाब दिया जा रहा था। कई बार कहा गया कि मुख्यमंत्री जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बुलाया गया बैठक है उसमें शामिल होने गए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो है वो जवाब में कहा कि राज्यपाल के राष्ट्रपति
मुख्यमंत्री के द्वारा जो रात्रि भोज है उसमें शामिल होने गए हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले वो हाई कोर्ट जाएं और अगर उसके बाद जरूरत पड़ती है तब सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो लगातार समन पर समन भेजा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे थे। 7वीं बार जब ईडी अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री को समन भेजा गया, कड़े शब्दों में लिखा गया कि मुख्यमंत्री के ईडी कार्यालय नहीं पहुंचने के कारण, ईडी के अधिकारियों के सवाल का जवाब नहीं देने के कारण जो सात सम्मन के बाद मुख्यमंत्री को 8वीं बार पत्र लिखा था ईडी ने, और उस समय ईडी ने यह बोला था कि 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी की तारीख आपने, मुख्यमंत्री ने 20 जनवरी की तारीख भी दी, 20 जनवरी को पूछताछ भी हुई। 8वें पत्र के बाद ईडी ने 8वीं बार पत्र लिखा था और कहा था, यह पहली बार हुआ था कि ईडी ने 4 दिनों का ग्रेस दिया था कि आप 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच की तिथि निर्धारित कर दें, कोई भी एक तिथि दें, जगह बताएं, हम आकर आपसे पूछताछ करेंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में बुलाया और 20 जनवरी को मुख्यमंत्री से ईडी ने पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद ईडी ने 9वां सम्मन जारी किया। 9वीं बार फिर उन्हें 27 से लेकर 31 जनवरी के बीच तिथि देने की बात कही, लेकिन मुख्यमंत्री व्यस्त थे। सीएम सचिवालय से चिट्ठी जाती है वहां पर कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता है, मुख्यमंत्री समय नहीं दे सकते, और उसकी बार 10वीं बार सीएम को पत्र लिखा गया कि 29 से 31 जनवरी के बीच आपका समय देना अनिवार्य है, आप इसमें समय प्रदान करें। लेकिन जो यहां मूल बात निकलकर सामने आती है सत्यव्रत की, ईडी की पूछताछ के बाद 20 जनवरी को जब सीएम बाहर निकले अपने आवास से, निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा था उस समय तक, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक निषेधाज्ञा लगाया था जिला प्रशासन ने। लेकिन मुख्यमंत्री ईडी की टीम के निकलने के तुरंत बाद सीएम आवास से बाहर निकले, काफी आत्मविश्वास से लबरेज थे। मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित होता है, झामुमो कार्यकर्ता सुबह से वहां पर डटे हुए थे, जुटे हुए थे। मुख्यमंत्री एलपीएन सहदेव चौक पहुंचते हैं और वहां से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही थी सत्यव्रत की, गोली अगर चलेगी तो पहले नेता को लगेगी, बाद में कहीं और जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि उनको फंसाने के लिए जाल बिछाया गया है। यहां आपको एक बात बता दूं कि जिस जमीन घोटाले में सीएम से पूछताछ करने की बात की जा रही है, उस जमीन घोटाले में अधिकारी छवि रंजन जेल के भीतर है। कारोबारी, राज्य के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल को जेल भेजा गया। विष्णु अग्रवाल जमानत पर बाहर आ गए हैं। तो आखिर ये जो सीएम जो जाल बिछाने की बात कह रहे हैं, ये चूंकि ईडी केंद्रीय एजेंसी और आरोप लगते रहे ईडी पर कि ईडी भाजपा के इशारे पर काम करती रही है, तो क्या ये जाल भाजपा बुन रही है या ईडी बुन रही है, या ये जाल अधिकारियों और कारोबारियों की टीम बुन रही है? सीएम के नाम को भुनाकर काम किया गया है, इसका खुलासा अभी तक नहीं आया है। क्या जानकारियां मिल रही है सत्यव्रत? देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि आपको याद होगा कि सबसे पहले ईडी ने खनन मामला, मनरेगा, मनी लॉन्ड्रिंग और उसके बाद जो है वो जमीन घोटाले मामले में जो है वो जांच शुरू की थी। ईडी चूंकि सेंट्रल जांच एजेंसी है, और वैसे में कोई भी सेंट्रल जांच एजेंसी अगर किसी बड़े पद पर बैठे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अगर पूछताछ करना चाहता है, तो ईडी के पास वो साक्ष्य, वो सुराग है। उसी के आधार पर जो ईडी है वो मुख्यमंत्री से पूछताछ करने की यह हिम्मत जो है वो इकट्ठा कर पा रहा है। आपको पता होगा कि जमीन घोटाला मामले में जब ईडी जांच कर रही थी, उस वक्त बरगाई अंचल के कर्मचारी हैं भानु प्रताप, उनके घर पर छापेमारी की गई थी और उस दौरान कई महत्वपूर्ण जमीन से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो भानु प्रताप बरगाई अंचल के कर्मचारी के आवास से प्राप्त हुआ था। वैसे कागजात थे जो कि अंचल कार्यालय में होने चाहिए थे, और ईडी को पूरी तरह से यह शक है कि वो कागजात अंचल कार्यालय से लाकर भानु प्रताप अपने आवास में उस जमीन के कागजात के साथ छेड़छाड़ करता था। उसी जानकारी के बाद जो है वो ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा था, और बरगाई अंचल में बरियातू डीएवी स्कूल के पीछे करीब 8 एकड़ से ज्यादा जो एक जमीन है,
उसी से संबंधित जानकारी जो है वो ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जानना चाहते हैं। आपको पता है कि रिम्स का जो कर्मचारी था अफसर खान उर्फ अफसू, उसके साथ करीब दर्जन भर लोगों को आरोपी बनाया गया जमीन घोटाले मामले में, और फिलहाल उन सबको जो है वो जेल भेज दिया गया है। लगातार ईडी 7वें सम्मन में 8वें सम्मन में जब मुख्यमंत्री को भेजा गया तो ईडी के अधिकारियों ने कहा कि जमीन घोटाला संबंधित मामले की जांच जो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं उसमें विलंब हो रहा है, और इसका एकमात्र कारण है कि मुख्यमंत्री जो है वो ईडी के अधिकारियों का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ नहीं हो पाने के कारण ईडी के अधिकारी जमीन संबंधी जो जांच है उसका रिपोर्ट कोर्ट को नहीं दे पा रहे हैं। सख्त शब्दों में लिखा गया था, कड़े शब्दों में 7वें और 8वें समन को अगर आप देखेंगे अभिषेक, तो लिखा गया था कि अगर मुख्यमंत्री को जमीन घोटाला संबंधित जानकारी देने में कोई दिक्कत है, अगर मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं पहुंच सकते हैं तो ईडी के अधिकारी को ही बताए कि ईडी के अधिकारी कहां पहुंचकर कब पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल कर सकते हैं। साथ ही कहा था कि अगर किसी भी तरह की विधि व्यवस्था कानून व्यवस्था में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। यानी कि 7वें और 8वें समन को देखे तो साफ तौर पर ईडी ने इशारा कर दिया था कि अगर अब आपने सवालों का जवाब नहीं दिया तो हो सकता है ईडी को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा ईडी के अधिकारियों को 20 जनवरी का समय दिया गया था कि ईडी के अधिकारी 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आकर पूछताछ कर सकते हैं। 20 जनवरी को कड़ी सुरक्षा के बीच में ईडी कार्यालय में काफी संख्या में जिला प्रशासन के लोगों की तैनाती की गई थी। मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ जो है वो जिला प्रशासन के लोग मौजूद थे। छावनी की तरह जो है वो तब्दील कर दिया गया था। ईडी कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास की सड़कों पर जो है वो जिला प्रशासन के लोग थे। करीब 900 से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती 20 जनवरी को पूछताछ के दौरान की गई थी, और करीब 7.5 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ किया था। और पूछताछ कर जब ईडी के अधिकारी बाहर निकले थे उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक आम आदमी की तरह जो है वो जस्टिस सहदेव चौक पहुंचे थे। चूंकि पिछले करीब 7-8 घंटे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रशंसक हैं, वो डटे हुए थे मुख्यमंत्री आवास के बाहर। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। ईडी के खिलाफ जो है, ईडी के कार्रवाई के खिलाफ जो है वो लगातार नारेबाजी हो रही थी। आपने सही कहा कि कई ऐसे लोग थे जिन्हें पता नहीं था कि वहां पर 144 धारा जिला प्रशासन के द्वारा लागू किया गया है। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रशंसक हैं अंतु तिर्की, उनसे हमारी बात भी हुई थी, हमने उनका इंटरव्यू भी लिया था। उन्होंने कहा था कि जिला प्रशासन के द्वारा 20 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री के आसपास धारा 144 लगाया गया था। इसकी जानकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को नहीं थी, ना ही सीआरपीएफ के लोगों को थी, और ना ही भीम आर्मी के जो 200 से ज्यादा सदस्य पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए उन्हें थी। तो फिलहाल जिला प्रशासन पर भी यह जो है उदासीनता का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर धारा 144 लगाई गई थी तो उसकी सूचना मीडिया के माध्यम से या फिर अलग अलग माध्यम से कार्यकर्ताओं को दे देनी चाहिए थी। और फिलहाल उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन के साथ जो है वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और चूंकि उनके बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के बड़े अध्यक्ष हैं, और वैसे में अगर पार्टी के बड़े नेता पर किसी भी तरह की कोई संकट होती है तो जाहिर सी बात है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रशंसक हैं, वो उस विकट परिस्थिति में अपने नेता का साथ देंगे। जैसे ही ईडी के अधिकारी पूछताछ कर 7.5 घंटे के बाद वापस लौटे थे, मुख्यमंत्री एक आम आदमी की तरह जस्टिस सहदेव चौक पहुंचे थे और अपने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित किया। और उस वक्त मुख्यमंत्री के बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनके चेहरे को देखकर आप भी अनुमान लगा सकते थे अभिषेक कि 7.5 घंटे के पूछताछ के बाद भी मुख्यमंत्री के चेहरे पे फिलहाल शिकन नहीं थी। बिल्कुल सत्यव्रत, आपने
बिल्कुल सटीक कहा कि 7.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद भी सीएम आत्मविश्वास से लबरेज थे। सीएम के बॉडी लैंग्वेज से कहीं कोई भी किसी भी तरीके की शंका नहीं थी। सीएम पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज थे और अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने समझाया। सीएम ने एलपीएन सादेव चौक से बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आपका नेता अभी खड़ा है और आपके नेता पर पहले गोलियां चलेंगी, उसके बाद ही कहीं तक पर कोई नुकसान हो सकता है। यहां एक सवाल सत्यदेव आपसे और बनता है, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, जवाब समय कम है हमारे पास। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार में आज की जो सूचना है, तमाम दलों की बैठक है। संभव है नीतीश कुमार पाला बदलकर भाजपा के साथ चले जाएं। झारखंड में भी लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकार को गिराने की, सरकार को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। इसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। 2 बार 2022 में, 2023 में सरकार ने पहले सप्ताह में ही, 2023 और 2024 में, माफ कीजिएगा, सरकार और तमाम सत्तारूढ़ दलों ने, विधायकों ने पहले सप्ताह में, नववर्ष के पहले सप्ताह में ही अपनी पूरी ताकत दिखाई, दमखम दिखाया और बताया कि हम एक हैं। मामला टलता चला आ रहा है, लेकिन अब ईडी का एक्शन जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्या झारखंड में भी सियासी हलचल के तेज होने की संभावनाएं, आशंकाएं जताई जा रही हैं? ना देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने, और आप आशंकाओं से जो है वो परहेज नहीं कर सकते हैं, चूंकि लोकसभा का चुनाव होना है और अपने राज्य में विधानसभा का भी चुनाव आने वाले कुछ महीनों में होना है। वैसे में जोड़ घटाव हिसाब किताब जो है वो इससे पहले भी राज्य में देखने को मिला है और यह राजनीति का शायद एक सबसे बड़ा हथियार है। फिलहाल क्या कुछ होता है यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आपको याद होगा कि जिस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही थी, उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रशंसक है, उनके अलावे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, उन लोगों ने एकजुटता का परिचय दिखाया था। यह मैसेज दिया था कि भले ही ईडी की जांच चल रही है, मुख्यमंत्री के लिए भले ही यह विकट समय है, लेकिन उन सब के बीच जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं, वो एक साथ हैं, एकजुट हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो समय ही बता सकेगा। लेकिन ईडी के कार्रवाई को शायद राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। भले ही सत्ता पक्ष के लोग लगातार भाजपा पर आरोप लगाते हैं, ईडी पर आरोप लगाया जाता है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह जो है वो काम कर रही है। लेकिन किसी भी सेंट्रल जांच एजेंसी पर आरोप लगाने से पहले जो है वो कई चीजों को देख लेना महत्वपूर्ण है। सेंट्रल जांच एजेंसी की अपनी एक अलग छवि होती है। इससे पहले खनन मामले में आपको याद है, चाहे वो निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल हो, छवि रंजन हो, कई ऐसे बड़े सफेद पोश लोगों को ईडी ने जो है वो गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यानी कि राज्य में घोटाला हुआ है और अगर उन घोटालों की जांच ईडी या कोई भी सेंट्रल एजेंसी कर रही है तो उसे निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के राज्य में घोटाला हुआ है क्योंकि गिरफ्तारियां हुई हैं और जमानत भी नहीं हो रही, कोर्ट जमानत भी नहीं दे रहा। गिरफ्तारियां होने के बाद अगर न्यायालय में मामला चल रहा है, कोर्ट जमानत नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है जिसकी निष्पक्ष जांच तो बनती है। और घोटाला भी जो बताया जा रहा है, 4000 5000 करोड़ तक का घोटाला चला जा रहा है, बढ़कर कोयला के घोटाला बताया जा रहा है। केवल धनबाद में 50,000 से 1 लाख करोड़ का कोयला चोरी हो गया है। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी है, केंद्र सरकार को भी है। तो जांच चाहे केंद्रीय एजेंसी करे या राज्य की एजेंसी करे, कानून सबके लिए बराबर है और कानून का पालन तो करना होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सत्यव्रत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा गया है 10वीं बार, सीएम उस पर 29 से 31 के बीच उपस्थित होंगे। सीएम जवाब देंगे, पूछताछ में शामिल होंगे या सीएम की तरफ से फिर पत्र जाएगा। अभी ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। ईडी का सम्मन हो, ईडी का पत्र हो, जानकारियां केवल छनकर सामने आती हैं। आधिकारिक पुष्टि ईडी कभी नहीं करता, ना ही ईडी कोई आधिकारिक रिलीज भी जब जारी करता है तो रेड के बाद जारी करता है, पूछताछ के बाद जारी नहीं करता। मामला गंभीर है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री का मामला है और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल तेज होती जा रही है। बात बिहार की कर ले तो पड़ोस के बिहार में भी सियासी हलचल तेज है, जिसका साफ असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। झारखंड में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच बना हुआ है। आरजेडी 4 सीटें मांग रही है, कांग्रेस 10 सीटें मांग रही है। तो ऐसे में
14 सीटों को अगर हिसाब किताब लगाएं तो 25 सीटों का बंटवारा कैसे हो जाएगा जब सीट महज 14 है। उसके बाद ईडी का संबंध निश्चित तौर पर सीएम हेमंत सोरेन पर फिलहाल बहुत दबाव है कि किस तरीके से इस पूरे दबाव से झारखंड निकलता है। लेकिन यह सच है कि जांच की आंच अब तेज होती जा रही है, जो साफ दिखाई देने लगी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।